Assalamualaikum to all my dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel. My name is Ikhlas Mayuddin. Students, in the previous lecture I have explained a very important topic, and the name of the topic was, in which I have explained the concept of force, the unit of force, what are the difference between balanced and unbalanced force, and more importantly the laws of motion, Newton laws of motion, first, second and third law. So in today's lecture I will be going to explain the force of friction, the definition of friction, how can we reduce friction, what are the causes of friction, and what are the advantages and disadvantages of friction, and how friction affect the motion of vehicle. So take out your registers. I'm starting my lecture. फ्रिक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं. तो फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक, सबसे पहले इट्स अ रोड, ये रोड की सरफेस है और इसमें एक व्हीकल है जो कि मूव कर रहा है. ठीक है, ये व्हीकल आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ये जो पूरी व्हीकल है इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है. अच्छा, टायर की सरफेसेस और रोड की सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. तो जब भी कोई भी दो चीज़ें उनकी सरफेसेस कांटेक्ट में हो और दे आर मूविंग, सो एक और फोर्स लगती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसे हम कहते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है. ठीक है. तो इसको फिज़िक्स कैसे एक्सप्लेन करती है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को वो जो है वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है. लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सरफेसेस क्या होनी चाहिए, आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. तो फिर ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होती है. ठीक है. तो अब इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं. ठीक है, कि द फोर्स विच अपोजेस द मोशन of a body while in continuous contact with each other or with the other body, the other body is called force of friction. ठीक है. I am repeating again, the force which opposes the motion of a body while in continuous contact continuous होना चाहिए with each other or with the other body is called force of friction. ठीक है. और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी आप देख लें. और वो क्या इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. ठीक है. यानी अगर कोई चीज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, बैकवर्ड होगी, यानी इन बैक डायरेक्शन होगी. ठीक है. या इन अपोजिट डायरेक्शन, परफेक्ट वर्ड अपोजिट डायरेक्शन का है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल एक सरफेस है एंड आई वांट दैट सरफेस टू बी फ्रिक्शनल लेस, यानी उसकी मैं फ्रिक्शन लेस भी नहीं, अगर कम्प्लीटली भी नहीं हो रही तो मैं उसकी फ्रिक्शन को कम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. तो अब
एक तरीका है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए कि हम उस सरफेस के अंदर लुब्रिकेंट्स को ऐड कर देंगे, यानी ऑयल और उसकी ग्रीसिंग कर देंगे, तो उसकी फ्रिक्शन में, उस सरफेस की फ्रिक्शन में कमी आना शुरू हो जाएगी। सो इसको भी लिख लें अपने पास, इसको भी लिख लें, फ्रिक्शन फ्रिक्शन friction can be reduced by adding lubricants। ठीक है, लुब्रिकेंट्स में आपके पास क्या क्या आ गया? फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल आ गया और ग्रीस आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आप किसी भी सरफेस की फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो करेंगे कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन। जब देखो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली स्टिक कर जाते हैं टू ईच अदर, और जब स्टिक कर जाते हैं उनके मॉलिक्यूल तो जो मटेरियल होता है या जब हम उसको प्रेस करते हैं या रब करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है टू स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लो कि ये आपके पास एक आइस सरफेस है। ठीक है, और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइस की सरफेस है और ये आपके पास जो है वो मेटल स्पाइक्स हैं। ये क्या होंगे? आइस के अंदर डिग कर जाएंगे। ठीक है, जब ये डिग कर जाएंगे तो इस सूरत के अंदर क्या होगा? आपकी जो फ्रिक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो मेटल के स्पाइक्स हैं ये कम्प्लीटली आइस के अंदर डिग हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रिक्शन बेसिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस पे। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, क्योंकि उसके अंदर रफनेस ज़्यादा है, अप एंड डाउन ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर आपको फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी और वो दिक्कत पैदा करेगी कि हम जो है वो इजीली मूव करें या कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स इन मटेरियल्स हैव अ टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी टू स्टिक टू ईच अदर। ये पॉइंट्स बेटा सारे नोट करें आप लोग। स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, when materials are pressed or rubbed together, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल्स इन मटेरियल हैव द टेंडेंसी टू स्टिक टू ईच अदर व्हेन मटेरियल्स आर प्रेस्ड टुगेदर। दूसरा पॉइंट लिख लें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि नेचर ऑफ सरफेस, इसके अंदर रफ सरफेसेस आती हैं। रफ सरफेसेस हैव मोर फ्रिक्शन, ठीक है,
ड्यू टू अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, अप एंड डाउन की वजह से वो सरफेस क्या होती है, उसकी रफनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने कॉजेज़ ऑफ मोशन को भी देख लिया, एक छोटी सी एग्जांपल भी देख ली जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये एक आइस सरफेस है। ठीक है, ये एक आइस सरफेस है और आइस सरफेस के अंदर मेटल स्पाइक्स जो थे वो कम्प्लीटली डिग हो गए, और जब ये पूरे कम्प्लीटली उसके अंदर घुस गए तो फिर ज़ाहिर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे कि कॉजेज़ ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ के देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कि फ्रिक्शन के सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन जो है वो इट हेल्प अस टू वॉक। ठीक है, इट हेल्प अस टू वॉक, यानी चल फिर सकते हैं अगर फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इट हेल्प अस टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन की वजह से इजीली होल्ड कर सकते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं। ठीक है, इट हेल्प अस टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो और भी एडवांटेजेस हैं, मैंने आपके सामने 3 एडवांटेजेस लिख दी हैं, ये जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये फ्रिक्शन इसीलिए देखो कि जब आप टाइलिंग हो रही होती है फ्लोर पर, और टाइल जब बहुत ज़्यादा शाइन हो रहे होते हैं, शाइनी टाइल्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको स्लिप आप हो रहे होते हो, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रिक्शन है वो क्या होती है, जो सरफेस होती है वो फ्रिक्शन लेस होती है, यानी उसमें इतनी ज़्यादा रफनेस नहीं होती, वो स्मूथ सरफेस होती है, क्लियर सरफेस होती है। तो वहाँ पर और आपको जो है वो चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मॉल्स के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिलती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सरफेस जैसे नॉर्मल सरफेस रोड पे मूव कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होती है, इसलिए हम इजीली वॉक भी कर सकते हैं, और जो है वो चीज़ों को और होल्ड भी कर सकते हैं, और किसी चलती हुई चीज़ को आप फ्रिक्शन की वजह से रोक भी सकते हैं। ठीक है, ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पर, कि फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि जो हम जब मशीन पार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि वो मुस्तकिल रब कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी वजह से वो पार्ट लूज़ हो जाते हैं। तो मशीन पार्ट्स रब टुगेदर एंड बिकम लूज। ठीक है, बिकम लूज। क्लियर हो गई बात कि मुस्तकिल रबिंग की वजह से क्या होता है कि मशीन पार्ट जो होते हैं वो लूज पड़ जाते हैं। दूसरा शूज़ हो गए एंड क्लोथ्स हो गए आपके। ठीक है, ये वेयर टेयर हो जाते हैं, यानी ये भी ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, वेयर एंड टेयर। शूज़ भी होते हैं, शूज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि ज़ाहिर आप शूज़ पहन के घूम फिर रहे होते हैं ना, तो रफनेस की वजह से शूज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन इसका सबब बनती है। ठीक है, और मुसलसल रबिंग की वजह से जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ये हीट अप भी हो जाते हैं, और बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है किसका, फ्रिक्शन का, कि इट हीट्स अप द मशीन पार्ट्स। ठीक है, मशीन पार्ट्स को ये हीट करते हैं, और सम एनर्जी इज़ वेस्टेड,
in the form of heat, in the form of heat. ठीक है जी, some energy is wasted in the form of heat. तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल शुरू में, और वो क्या है वो भी देख लेते हैं। वो है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफ़ेक्ट ऑफ friction on the motion of a vehicle। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होता है फ्रिक्शन का व्हीकल की मूवमेंट पर। तो अब कोई व्हीकल है, तो अब जैसे मैंने पहले भी एक डायग्राम बनाई थी, मैं फिर बना देता हूँ कि ये व्हीकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ रोड। ये टायर की सरफेस है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वो हम टायर की सरफेस को डिस्कस करते हैं, टायर सरफेस। ठीक है, इसके अंदर जितना बड़ा टायर होगा, जितनी बड़ी टायर की सरफेस होगी, फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज़्यादा एक्ट करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके बिलमुकाबिल जितनी टायर सरफेस कम होगी उतनी व्हीकल मतलब अगर टायर सरफेस व्हीकल कम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम एक्ट करेगी। ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये देखें, ये कि इफ़ द व्हीकल इज़ हैविंग मोर टायर सरफेस देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी मोर। ये ज़्यादा इसकी इस टायर की सरफेस है तो यहाँ पे मोर फ्रिक्शन एक्ट करेगी ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया। और अगर टायर की सरफेस कम है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम एक्ट करेगी, लेस फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट। और आखिर में रोड कंडीशंस, यानी हम क्योंकि मूवमेंट ऑफ व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर रोड कंडीशंस में देखो जितना ज़्यादा रफ़ रोड होगा, ये देखो पहली डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है, बहुत रफ़ सरफेसेस, रोड की सरफेस बहुत रफ़ है, पत्थर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ज़ाहिर है किसी गाड़ी का मूव करना और किसी इंसान का भी चलना यहाँ पे दुश्वार होगा क्योंकि इसकी सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ है। तो इफ़ द रोड इज़ हैविंग रफ़ सरफेस द फ्रिक्शन फोर्स विल बी मोर। और यहाँ पर देखो कि बिल्कुल क्लियर है, जैसे हाईवे का रोड होता है और स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन जो फोर्स है यहाँ पर कम होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पर बेटा एंड होता है। तो उम्मीद है आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें आज हमने फ्रिक्शन पढ़ी कि फ्रिक्शन क्या होती है, और उसके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, और ये भी पढ़ा कि फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और फ्रिक्शन कैसे इफ़ेक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर होगा वो होगा अबाउट थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग फोर्स, इसको मैं कवर करूँगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और बेल के आइकन को हिट करें ताकि मेरे अपकमिंग लेक्चर्स आपको मिल सकें। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।